पिछले टर्म पे हमने अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने पढ़ लिया था अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। उससे आगे का आज हम शुरू कर रहे हैं। इसके आगे है लवण। तो अम्ल किसे कहते थे? अम्ल वे पदार्थ कहलाते थे जिनको जल में विलय करने पर हमें किसकी प्राप्ति होती है? एच आयन की प्राप्ति होती है, हाइड्रोजन आयन की प्राप्ति होती है। क्षार वो कहलाते थे जिनको जल में विलय करने पर हमको हाइड्रोक्साइड आयन की प्राप्ति होती है। आज हम पढ़ेंगे लवण। लवण क्या होता है? लवण होता है, लवण को इंग्लिश में क्षार कहते हैं। अगर हम किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार की क्रिया करा दें, किसी भी अम्ल और किसी क्षार की क्रिया करा दें, तो उस अम्ल और क्षार की क्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। जल को छोड़कर, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया में जल हमेशा बनेगा, तो जल लवण नहीं है, तो इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं जल को छोड़कर। जल को छोड़कर बाकी जो पदार्थ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा लवण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसकी क्रिया हम NaOH पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, इसमें HCl है, इसको भी यूज करोगे, इसमें हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? तो जो रिएक्शन करने का तरीका बताया, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, तो H के ऊपर क्या होता है? प्लस, OH के ऊपर माइनस, क्या बनेगा? H प्लस OH, इस पे +1, इस पे -1 बराबर होता है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? HOH। या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? H2O, जल। दूसरा रहेगा सोडियम पे होता है +1, Cl पे होता है -1, तो सोडियम के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, इस पे +1, इस पे -1, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड, यही हमारा क्या है? लवण। सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारा? लवण। तो यही लवण की परिभाषा है कि अम्ल और क्षार की क्रिया के उपरांत बना पदार्थ लवण कहलाता है, जल को छोड़कर। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमको सोडियम क्लोराइड और जल मिला। तो ये यहाँ पर हमारा सोडियम, अगर हम जल की बात ना करें तो ये जो सोडियम क्लोराइड हमारा रह गया, यही हमारा क्या है? लवण है। सोडियम क्लोराइड कॉमनली खाने में यूज़ किया जाता है, जिसको हम नमक कहते हैं, साल्ट कहते हैं, और साल्ट को इंग्लिश में लवण कहते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक लवण है, इसलिए उसको साल्ट बोला जाता है। इसके आगे हमको पढ़ना है सूचक। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर वर्ड कॉमन वर्ड है, हम अपने घर में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंडिकेटर बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेट करने वाला, इशारा देने वाला। जैसे आपका जो स्विच बोर्ड होता है उसमें एक इंडिकेटर लगा होता है, जब वो जल रहा होता है तो वो आपको ये सूचना देता है कि हाँ लाइट आ रही है, और वो बंद होता है दैट मीन्स लाइट नहीं आ रही। बाइक्स में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो पीछे या आगे आने वाले आदमी को ये बताते हैं कि वो लेफ़्ट साइड में मुड़ने वाला है या राइट साइड में मुड़ने वाला है। तो इंडिकेटर्स का काम होता है सूचना देने का, और क्योंकि सूचना देने का वो काम करते हैं इसीलिए उनका नाम क्या है? सूचक है, और इंग्लिश में उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, ऐसे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, सूचक कहलाता है। सूचक मतलब सूचना देने वाला। मतलब एक ही पदार्थ होगा, मान लो X पदार्थ है कोई, उसको अगर हम अम्लीय माध्यम में डाल रहे हैं तो वो लाल रंग देता है, उसी X को क्षार में डालते हैं तो वो पीला रंग देता है। तो वो अलग अम्लीय माध्यम में कुछ और रंग दे रहा है, क्षारीय माध्यम में कुछ और रंग दे रहा है, तो यहाँ पर X पदार्थ जो होगा वो हमारा क्या होगा? आपका सूचक कहलाएगा। अब सूचक दो तरीके के होते हैं।
एक सूचक वो होते हैं जो रंग के आधार पे, और एक होते हैं गंध के आधार पे। तो रंग के आधार पे, गंध के आधार पे जिनको गंध के माध्यम से सूचना देते हैं, मतलब उनकी गंध अम्लीय माध्यम में कुछ और होगी और क्षारीय माध्यम में कुछ और होगी। अब रंग के आधार पर होते हैं ये निम्न प्रकार के। पहला है प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और संश्लेषित। इसमें पहला प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र आता है, जिसको इंग्लिश में लिटमस पेपर बोलते हैं। दूसरा मैथिल ऑरेंज है, तीसरा फिनोल्फ्थालीन है। अब जो लिटमस पत्र है वो प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल है। ये संश्लेषित है, मतलब सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, मतलब बनाया जाता है। नेचुरल और सिंथेसाइज में वो चीज़ होती है, जैसे केला है, सेब है, ये नेचुरली हमको गॉड गिफ्टेड है, इसको हमने सिंथेसाइज नहीं किया है लैब में, मतलब मनुष्यों ने नहीं बनाया। बट जो है पंखा वगैरह और ये और कंपाउंड्स हैं, ये हमने सिंथेसाइज मतलब बनाए हैं, उनको सिंथेसाइज किया गया है लैब में। तो प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि ये एक लाइकिन नाम के पौधे से प्राप्त होता है, जो दो फॉर्म में यूज होता है, एक विलयन के रूप में, एक लिटमस पत्र के रूप में। विलयन के रूप में इसका कलर बैंगनी होता है, और लिटमस पत्र के रूप में जब इसको यूज़ किया जाता है तो अम्लीय माध्यम में अगर लिटमस पत्र नीला होगा तो उसको वो लाल कर देता है, माध्यम अगर क्षारीय है, लिटमस पत्र लाल है, तो उसको वो नीला कर देता है। मतलब अगर अम्ल है और इसमें आप नीला लिटमस पत्र डुबोएंगे तो वो रेड हो जाएगा, आपको इंडिकेट हो जाएगा, पता चल जाएगा दिया गया पदार्थ आपका अम्ल है। और अगर वो क्षार की बोतल है और इस पर कोई चिप नहीं लगी है, और अगर आपको लाल लिटमस पेपर दिया गया है और आप इस क्षार में डिप करेंगे या डुबोएंगे तो वो आपका कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ऐसे ही हल्दी भी क्या है, नेचुरल आपकी क्या है, सूचक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी कपड़े पे आपके हल्दी का धब्बा लग जाता है और फिर आप उसको धोने जाते हैं, तो जैसे ही साबुन आप उस पर लगाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जैसे ही पानी साफ धोते हैं वापस वो येलो हो जाता है। दैट मीन अब साबुन का माध्यम होता है क्षारीय, तो क्षारीय माध्यम में उसका रंग बदल जाता है, और जैसे ही आप पानी से धो देते हो क्षारीय माध्यम हट जाता है, वो पुनः अपने कलर में वापस आ जाता है। दैट मीन्स हल्दी भी क्या है, एक इंडिकेटर का काम करती है। अब आते हैं संश्लेषित सूचक। इसमें पहला है मैथिल ऑरेंज, ठीक है। मैथिल ऑरेंज का रंग ऑरेंज होता है, ऑरेंज मतलब नारंगी होता है। अब ये अम्लीय माध्यम में, अगर माध्यम अम्लीय होगा और आप मैथिल ऑरेंज यूज करेंगे तो मैथिल ऑरेंज अपना नारंगी रंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल रंग में। और अगर माध्यम क्षारीय होगा तो वो ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीले कलर में। इससे आपको पता चल जाएगा दिया गया पदार्थ आपका अम्ल है कि क्षार, अगर आप मैथिल ऑरेंज के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो। फिनोल्फ्थालीन के साथ अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल अवस्था में फिनोल्फ्थालीन का जो रंग होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। और जब वो रंगहीन होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में अगर आप उसको डालेंगे, माध्यम अगर आपका अम्लीय है तो वो रंगहीन ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन माध्यम अगर क्षारीय है तो वो रंगहीन से गुलाबी हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सूचक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो आपका अम्लीय माध्यम में किसी और कलर को कैरी करते हैं और क्षारीय माध्यम में किसी और कलर को कैरी करते हैं। इस आधार पर हम अम्लीय और क्षारीय माध्यम की पहचान कर लेते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है अम्ल और क्षार की धातु से क्रिया, ठीक। तो इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक से क्रिया। तो मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ये परख लेंगे, उस परख नली में कॉर्क लगा है, उसमें निकास नली लगाएं,
और इसके अंदर हमने दानेदार जिंक लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको एक स्टैंड पे ला दिया। इस निकास नली का संबंध हमने एक ऐसे टब से किया जिसमें साबुन का घोल भरा हुआ है, तो क्या होता है? तो आप जैसे ही आप ये कौन कहलाता है, ये परख नली कहलाती है, ये निकास नली, इसको टब कह सकते हैं। अब ये स्टैंड तो क्या होता है, तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से क्रिया करेगा तो क्या तरीका होता है रिएक्शन का, ये प्लस का धातु प्लस की, सल्फेट माइनस का, ये तो क्या है Zn और SO4, जिंक पे 2 प्लस होता है, सल्फेट पे 2 माइनस होता है, क्योंकि बैलेंस की बराबर है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जिंक सल्फेट का ये फॉर्मूला बन गया। और बची हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बोला हाइड्रोजन कभी भी परमाणु अवस्था में नहीं रहती, अणु अवस्था में निकलती है, तो ये करें H2। अब बात रही रिएक्शन बैलेंस की, तो बैलेंस कर लीजिए, ये हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, S1 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सब जिंक 1 है, जिंक 1 है, सब बराबर। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये गैस यहाँ से चलती है, जिंक सल्फेट यही रहता है, गैस यहाँ से निकलती है, और यहाँ पे बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपकी निकलती है, और जब इसको जलाया जाता है तो ये फट फट की आवाज़ के साथ मिलती है, की आवाज़ के साथ बनती है, ये हाइड्रोजन गैस होती है। इस तरीके से अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके आपके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल की जिंक से क्रिया। जैसे नाइट्रिक अम्ल है HNO3 प्लस, वही मैंने बताया प्लस को माइनस के साथ ZnNO3। अब जिंक पे 2 प्लस होता है, नाइट्रेट पे माइनस होता है, तो जब ये बैलेंस बराबर नहीं है तो ये कहाँ जाएगी यहाँ, और एक हम लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा होल ट्वाइस प्लस। अब हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो ये अकेले निकलेगी नहीं, तो क्या निकालेगा H2। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रेट 2 है, यहाँ 1 है तो 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, जिंक 1 है, जिंक 1 का हमारे बैलेंस हो जाए। दूसरी एसिटिक अम्ल की जिंक के साथ, ये आप खुद करके देखिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल की जिंक, खुद करके देखेंगे आप, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, जिंक प्लस का है, ये माइनस का है, एसिटेट पे माइनस में, जिंक पे 2 प्लस करके आप देखेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो होती है, हम मतलब अम्ल धातुओं से क्रिया करके हमारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके बाद इसकी हम भाषा लिखना सीखेंगे, जब रटेंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए क्या करते हैं,
डायग्राम से हम भाषा लिखेंगे, भाषा आप स्वयं लिखेंगे, बुक से नहीं लिखेंगे। सर्वप्रथम एक परख नली लेते हैं, परख नली में हम दानेदार जिंक और सल्फ्यूरिक लेते हैं, उसमें मुँह पर कॉर्क, एक छिद्र वाला कॉर्क लगाते हैं, कॉर्क में एक निकास नली लगाते हैं जिसका अंतिम सिरा जल साबुन के घोल से भरे जल में खोल देते हैं। जब इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से क्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनी गैस बुलबुले के ऊपर मिलती है, जिसे जलाने पर हमें फटफट की आवाज़ के साथ ये जलती है। इस तरीके से आप लिखते हैं, जो आपका डायग्राम है उसके बाद आधार पर आप भाषा लिखते हैं। ये आपका इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बात रहेगी अम्ल के साथ, हमने पढ़ लिया अम्ल के साथ कैसे क्रिया करती है आपको, हम सीखेंगे क्षार के साथ क्रिया, क्षार के साथ। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं क्षार के साथ। क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस आप बनाएंगे तो नेचुरल बात है H2 ठीक है। तो अब जब हाइड्रोजन आप लिखेंगे दो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो से। तो अब आपके पास क्या है, दो सोडियम है, दो ऑक्सीजन है, एक जिंक है, हाइड्रोजन दो थे वो तो चले गए। तो अब क्या बनाएंगे यहाँ पे, आप बनाएंगे Na2ZnO, बनता है सोडियम जिंकेट। ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दो सोडियम पे 2 प्लस, एक जिंक पे 2 प्लस होता है और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, और ऑक्सीजन है 2, तो माइनस का 4 है, प्लस का भी 4 है, तो ये बैलेंस है पूरा। तो सोडियम जिंक इस तरीके से आप एक और देख लेते हैं, धातु कार्बोनेटों के साथ। मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट के साथ करनी है, Na2CO3 HCl। तो पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका कि जब भी कार्बोनेट होता है तो कौन सा ग्रुप निकलने के चांस होते हैं, CO, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक ऑक्सीजन बची, उसको हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या बनाएगा, चल अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, 2 कर लीजिए। और आपके पास 2 सोडियम है, 2 तो NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, क्योंकि इस पर +1 इस पर -1, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से। तो ये आपका हो गया धातु कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCl होता क्या है, Na पे +1 होता है, बाइकार्बोनेट जो होता है उस पर -1 होता है, बराबर है, कट जाएगा, ये फार्मूला बनेगा NaHCO3। इसकी क्रिया किससे करनी है, HCl से। तो वही कार्बोनेट बनकर क्या निकलेगी, CO। एक ऑक्सीजन बची, उसको 2 हाइड्रोजन दिख रही है, क्या बनेगा, चल एक Na एक Cl,
तो इस तरीके से ये धातु कार्बोनेटों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जल और सोडियम क्लोराइड बनाता है, बाई कार्बोनेट के साथ भी वही बनाता है, लेकिन अम्ल और क्षार धातुओं के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे का।